बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं होस्ट डिफेंसेस की। अब होस्ट सेल ने भी तो डिफेंस करना है, उसने किस तरह डिफेंस करना है? उसके डिफेंस के लिए हमारे पास अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन्स प्रेजेंट हैं। अल्फा और बीटा इंटरफेरॉन का मैकेनिज्म क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा जो इंटरफेरॉन्स है ना, ये हमारे पास सेल सरफेस के साथ बाइंड करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास अनइन्फेक्टेड सेल्स जो हैं, जो अनइन्फेक्टेड सेल्स हैं, वो ओलिगो ए सिंथेसेस और राइबोन्यूक्लियस और प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करेंगे। वायरसेस इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अब जो इनएक्टिव ओलिगोसिंथेटेज था वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो था उसको ओलिगो ए में कन्वर्ट करेगा, जो वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। और ये ओलिगो ए क्या करेगा? ये इनएक्टिव राइबोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा तो जो वायरस का आरएनए है वो डैमेज होगा। दूसरा, प्रोटीन काइनेजेस इनएक्टिव थे, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था जो कि इन्फेक्शन से प्रोड्यूस वायरल इन्फेक्शन से प्रोड्यूस हुआ, उसने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, उसने फैक्टर 2 इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को प्रोलॉन्ग किया, फॉस्फोराइलेट किया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होगी। वायरस में दो ही चीजें हैं, एक आरएनए बन रहा है, एक प्रोटीन बन रही है। आरएनए को रोकने के लिए इनएक्टिवेटेड ओलिगोसिंथेटेज को एक्टिवेट किया आरएनए ने, जो वायरस का ही आरएनए था। उससे क्या हुआ कि राइबोन्यूक्लियेसिस जो कि हमारे पास इनएक्टिव थे वो एक्टिवेट हुए, मैसेंजर आरएनए गया। प्रोटीन काइनेजेस इनएक्टिवेट से एक्टिवेट हुए, फॉस्फोराइलेट किया इलॉन्गेशन फैक्टर 2 को, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हुई, एज अ रिजल्ट वायरल सेल की डेथ हो गई। ये इंटरफेरॉन का मैकेनिज्म है। इसके अलावा हमारे पास क्या मैकेनिज्म होते हैं? नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, जो कि क्लास 1 में एमएचसी प्रोटीन यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स के साथ बाइंड करते हैं और किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को। उसके बाद हमारे पास है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि मैक्रोफेजेस वगैरह आएंगे, और वो एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस हर सिस्टम के अंदर अपने अपने होते हैं। लंग्स के अंदर एल्व्यूलर होते हैं और बाकी जगह पे और तरह के होते हैं। वो आएंगे और वायरस को इनगल्फ कर लेंगे। अल्फा डिफेंसिन्स क्या करेंगे हमारे पास? ये एंटीवायरल एक्टिविटी होती है इनकी। CR4 रिसेप्टर होता है वायरस के पास, लाइक HIV वगैरह के पास, ये उसके खिलाफ काम करेंगी। एपोलाइपोप्रोटीन, बीटा आरएनए एडिटिंग एंजाइम आरएनए को ही एडिट कर देगा तो वायरस काम नहीं करेगा। फीवर जो है, बॉडी का टेम्परेचर जब हाई होगा तो हमारे पास कुछ जो वायरल इन्फेक्शन है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर के अंदर उनकी वो नहीं होती, रेप्लिकेशन नहीं होती। इसके अलावा म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, म्यूकस के ज़रिए क्लियर हो सकते हैं। सर्कमसिजन में हमारे पास क्या है कि इन्फेक्शन जो है वो 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस HIV, HPV और हर्पिस सिम्प्लेक्स, इनके अंदर हमारे पास सर्कमसिजन से जो है प्रिवेंशन होती है इन्फेक्शन की, मतलब अपने गिद वॉलिंग ऑफ से। इसके अलावा फैक्टर दैट मॉडिफाई होस्ट डिफेंसेस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं? एज कर सकती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा होंगे वो कर सकते हैं, इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन। ये 3 फैक्टर हैं जो कि हमारे पास होस्ट डिफेंसेस को जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक डिफेंसेस हैं। एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारे पास वायरस के खिलाफ बॉडी सेंसाइज करेगी थ्रू एंटीबॉडीज़ वगैरह, और एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ जो सेंसाइज करेगी। इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं है। इसके अलावा पैसिव इम्यूनिटी, जो हमने प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ किसी और इंसान से उठा के दूसरे इंसान में लगा सकते हैं, ठीक है। और हर्ड इम्यूनिटी क्या है कि अगर ये इसको कम्युनिटी वाली इम्यूनिटी भी कहते हैं। अगर कम्युनिटी के 90% लोग जो हैं वो इम्यूनाइज्ड हैं, तो वो जो 10% लोग इम्यूनाइज नहीं हैं उन तक डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज़ बोथ बाय एंटीबॉडी एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। और उसके अलावा हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी कैसे आती है? एंटीबॉडीज़ जो प्री फॉर्म में हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा लॉन्गर एक्ट करती है दैन पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इफेक्टिव इमीडिएटली होती है, एक्टिव को रिस्पॉन्स देने में टाइम लगता है। हर्ड इम्यूनिटी का मैंने बता दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट रिजल्ट फ्रॉम द इम्यूनिटी इन मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। कम्युनिटी के अगर 90% लोग इम्यूनेटेड हैं तो 10% लोग भी प्रोटेक्टेड हैं जो इम्यूनेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो उनको डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लैब डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? वायरस के केस में अब सेल कल्चर तो है नहीं, तो अब हम डिटेक्ट करेंगे बाय साइटोपैथिक इफेक्ट, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। साइटोपैथिक इफेक्ट क्या है? वायरस का जो हैज़ार्डस इफेक्ट है नॉर्मल सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे।
जो ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर वायरस का इफेक्ट आएगा उसको हम चेक करेंगे थ्रू साइटोपैथिक इफेक्ट। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस में हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एंटीजन यानी कि वायरस और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाएंगे और इंडिकेट करेंगे। ठीक है, हीमोग्लूटिनेशन कर सकते हैं। हीमोग्लूटिनेशन में हम क्या करेंगे, वायरस और एंटीबॉडी होमोलोगस होंगी, वायरस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा बाय अटैचिंग टू एरिथ्रोसाइट, और हीमोग्लूटिनेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। और अगर वायरस जो है वो एग्लूटिनेट करेगा रेड ब्लड सेल को तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा इस मेथड से, हीमोग्लूटिनेशन की इनहिबिशन से। आगे है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में वायरस और एंटीबॉडी जो है वो होमोलोगस होंगी, एंटीबॉडी जो है वो सरफेस के साथ बाइंड करेगी, वायरस को ब्लॉक करेगी एंट्री इनटू द सेल, इससे हमारे पास वायरल इन्फेक्टिविटी ब्लॉक होगी, तो सीपीई यानी साइटोपैथिक इफेक्ट फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी। फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी ऐसे में हमारे पास ये डालेंगे कि हम फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी डालेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेस के ज़रिए हम उसको, अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोपी के ज़रिए हम उसको देख सकेंगे। रेडियो इम्यूनो ऐसे के अंदर हम रेडियो लेवल देख सकेंगे, अलाइजा के ज़रिए देख सकते हैं, और इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इसके ज़रिए देख। माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन करेंगे थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, यूवी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन 3 चीज़ों के ज़रिए हम जो हैं वायरस की लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल प्रेपरेशन कर सकते हैं थ्रू सीरो कन्वर्जन। सीरो कन्वर्जन क्या है, एंटीबॉडी, सीरो कन्वर्जन इन द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू अ वायरस इन पेशेंट सीरम व्हेन द पेशेंट इज प्रीवियसली हैज़ नो एंटीबॉडी। जब पेशेंट के पुराने सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं थी लेकिन अब उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी आ गई, इसको सीरो कन्वर्जन कहेंगे। एक्यूट फेज होता है और कोवेलेसेंट फेज होता है। एक्यूट फेज क्या है, a serum sample is obtained as a viral etiology is suspected acute case, a second sample is obtained after 10 to 14 days जिसको हम कोवेलेसेंट फेज कहते हैं, और एक थर्ड सैंपल नहीं है। अगर तो हमारे पास फर्स्ट जो सैंपल लिया है उसके अंदर 1/4 है, 1/4 टाइटर होगा एक्यूट फेज सीरम में और 1/6 टाइटर होगा कोवेलेसेंट टाइटर में। होगा क्या प्रेजेंट, हमारे पास IgM एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी और IgG एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। ये एंटीबॉडीज़ को हम सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से देख सकते हैं। इसके अलावा वायरल एंटीजन को हम एलाइजा से डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक HIV, हेपेटाइटिस B के, और इम्यूनो एसेस के ज़रिए हम जो है वायरल न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री DNA, RNA वगैरह को, और वायरल लोड को पेशेंट के ब्लड के अंदर। वायरल DNA और RNA जो है ये इंक्रीजिंगली बिकमिंग गोल्ड स्टैंडर्ड इन वायरल डायग्नोसिस। तो गोल्ड स्टैंडर्ड का अगर हम बात करें तो ये क्या है, वायरल DNA या RNA मिलना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे क्या, इंक्लूजन बॉडीज, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या हैं, इंक्लूजन बॉडी ये है कि वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो एग्रीगेट करते हैं और सीन होते हैं विद इन द न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बनते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इन्फ्लुएंजा के केस में, और बाकी सारे जो हैं वो आउट ऑफ द न्यूक्लियस यानी साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बनती है। लाइक रेबीज के केस के अंदर नीग्री बॉडीज़ बनती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल जो फॉर्म होते हैं बाय द सेवरल वायरसेस लाइक हर्पीज, साइटोमेगैलो, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और मीजल्स वगैरह से।